सोचें कि 15वीं सदी से पहले दुनिया बिखरे हुए जजीरों की तरह थी, लेकिन फिर सिर्फ चंद सौ साल के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। बरे-आज़म आपस में जुड़ गए, दौलत ने नए रास्ते बना लिए और एक ऐसी आलमी मईशत ने जन्म लिया जिसने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। आइए मिलकर इस अजीम तब्दीली की कहानी को समझते हैं। ये बात आप कह सकते हैं इस पूरे दौर की कहानी है। सन 1500 में एक आलमी मुआशियत का कोई वजूद ही नहीं था। हर इलाका अपनी एक अलग दुनिया थी। लेकिन सिर्फ 300 साल बाद 1800 तक एक ऐसा आलमी निज़ाम बन चुका था जिससे बचना नामुमकिन था। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं, एक ऐसी दुनिया से जिसे हम जज़ीरों की दुनिया कह सकते हैं, जहाँ हर तहज़ीब अपने आप में एक मुकम्मल कायनात थी। जरा तसव्वुर करें 15वीं सदी की दुनिया का। ये ताकतवर सल्तनतों से भरी हुई थीं। अमेरिका में आज़ेटिक और इंका तहज़ीबें अपने उरूज पर थीं। अफ्रीका में सोंघाई सल्तनत टिम्बक्टू जैसे बड़े शहरों पर राज कर रही थी और चीन पर अजीम मंग ख़ानदान की हुकूमत थी। ये सब अपनी जगह पर तो बहुत अजीम थे, लेकिन इनके बीच में थे मीलों लंबे समंदर और सहरा। ये एक दूसरे से तकरीबन बेखबर थे, बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तरह। लेकिन फिर एक चिंगारी उठी, और वो उठी यूरोप से। यूरोपी ताकतें सोना, चांदी और ख़ास तौर पर कीमती मसालों के लिए एशिया तक एक सीधा समुद्री रास्ता ढूंढना चाहती थीं। यही मुआशी ख्वाहिश इस अजीम तब्दीली की वजह बनी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी तलाश ने जन्म दिया एक ऐसे तसादुम को, एक ऐसे ग्रेट ग्लोबल कोलिजन को जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। पहली बार पुरानी दुनिया यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका और नई दुनिया अमेरिका आपस में टकराएं। इस तारीखी मिलाप को हम कोलंबियन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। और ये कोई आम लेन देन नहीं था, नहीं, ये तो एक किस्म का हयातियाती और सकाफती धमाका था। पौधे, जानवर, ख़यालात, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि बीमारियाँ, सब कुछ एक बरे-आज़म से दूसरे बरे-आज़म मुंतकिल हुआ और दोनों दुनियाओं की शक्ल हमेशा के लिए बदल गई। अब देखें, ये तबादला दो तरफा था। यूरोप से गंदम, चीनी, कॉफ़ी और घोड़े अमेरिका पहुंचे, जिसने वहां ज़राअत और ट्रांसपोर्टेशन में इनकलाब बर्पा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से आलू, मकई और टमाटर यूरोप आए। ज़रा सोचें, आलू के बगैर आयरलैंड या टमाटर के बगैर इटली कैसा होता? इस तबादले ने वाकई दुनिया भर के किचन और खेतों को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये तबादला हर लिहाज से बराबर नहीं था। इसका एक बहुत ही तारीक और अलमनाक पहलू भी था। पुरानी दुनिया से आने वाली बीमारियां जैसे चीचक और खसरा अमेरिका पहुंचीं और वहां के मकामी लोगों में इन बीमारियों के खिलाफ कोई कुदरती मुदाफ़ियत मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग हलाक हो गए और पूरी की पूरी तहज़ीबें तबाह हो गईं। अब इतनी बड़ी दुनिया को जोड़ने के लिए एक आलमी करेंसी की ज़रूरत थी, और वो करेंसी बनी चांदी। चांदी, आप कह सकते हैं, वो पहला ईंधन था जिसने इस आलमी मईशत के इंजन को सही मानों में चलाया। इस कहानी का एक बहुत अहम किरदार चीन है। 15वीं सदी के वस्त में चीन का कागज़ी करेंसी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। अब इस खला को पुर करने के लिए चीन को एक नई ठोस करेंसी की सख्त ज़रूरत थी, और वो थी चांदी। और उसने चांदी के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त आलमी मांग पैदा कर दी जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। ये बात वाकई हैरानकुन है। ज़रा सोचें कि स्पेन में चांदी की जो कीमत थी, चीन में वो दुगनी थी। यानी अगर कोई यहाँ से चांदी खरीदकर वहाँ बेचता तो सीधा सीधा दुगना मुनाफा। बस इसी मुनाफे ने दुनिया भर के ताजरों और सल्तनतों को एक मैग्नेटस की तरह अपनी तरफ खींच लिया, और चांदी का एक आलमी सैलाब चीन की तरफ बहने लगा। तो ये सिल्वर सुपर हाईवे शुरू कहाँ से हुई? इसका आगाज़ हुआ अमेरिका की कानों से। वहाँ से निकाली गई बेतहाशा चांदी को बहरी जहाज़ों में लादकर बहरे उकियानोस के पार स्पेन पहुँचाया जाता था, जो उस वक्त की सबसे बड़ी आलमी ताकतों में से एक था। और फिर स्पेन से इस चांदी की आखिरी मंजिल होती थी चीन, जहाँ इसके बदले रेशम और पोर्सलीन जैसी कीमती अशिया खरीदी जाती। और बस इसी के साथ तारीख में पहली बार अमेरिका, यूरोप और एशिया की मईशतें एक ही धागे यानी चांदी के धागे से जुड़ गईं। अब जाहिर है, इस बिल्कुल नए आलमी तिजारती निज़ाम को चलाने के लिए
نئے اصولوں اور نئے نظریات کی بھی ضرورت تھی، پرانے طریقے اب کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس دور میں جو معاشی نظریہ سب سے زیادہ مقبول ہوا اسے مرکنٹلزم کہتے ہیں۔ اس کی سوچ اگر آپ دیکھیں تو بہت سیدھی سادی تھی۔ دنیا میں دولت محدود ہے اور اگر ایک ملک کو امیر بننا ہے تو دوسرے کو غریب کرنا ہوگا۔ یہ معیشت کم اور ایک معاشی جنگ زیادہ تھی، ایک کی جیت دوسرے کی ہار۔ تو اس جنگ کو جیتنے کا طریقہ کیا تھا؟ مرکنٹائلزم کی حکمت عملی بالکل واضح تھی۔ دوسرے ممالک کو اپنا سامان زیادہ سے زیادہ بیچو، یعنی ایکسپورٹ کو بڑھاؤ، لیکن ان سے خریدو کم سے کم تاکہ سونا اور چاندی ملک سے باہر نہ جائے۔ اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے نئی کالونیاں یا نوآبادیاں قائم کرو، جہاں سے سستا خام مال ملے اور جہاں اپنا مہنگا تیار مال بیچا جا سکے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ بنیاد تھی جس پر آج کے جدید سرمایہ دارانہ نظام یعنی کہ کیپٹلزم کی عمارت کھڑی ہوئی۔ عالمی تجارت، حکومتی کنٹرول اور منافع کی یہ دوڑ، ان سب اصولوں کا آغاز اسی دور میں ہوا۔ اس عالمی تبدیلی کے اثرات صرف معیشت تک محدود نہیں رہے، اس نے تو دنیا کے نقشے پر طاقت کے توازن کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، اس دور کے آغاز میں معاشی طاقت کا مرکز یورپ نہیں بلکہ ایشیا تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، 17ویں صدی میں ہندوستان کی مغل سلطنت کی معیشت اکیلے پوری دنیا کی جی ڈی پی کا 25% تھی۔ جی ہاں، 25%۔ یہ پورے مغربی یورپ کی کل معیشت سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن پھر اگلے صرف 200 سالوں میں کہانی بالکل پلٹ گئی۔ اس تبدیلی کو دی گریٹ ڈائیورجنس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، مغربی یورپ کی معاشی طاقت تیزی سے اوپر گئی، جبکہ ہندوستان جیسی بڑی معیشتیں پیچھے رہ گئیں۔ عالمی طاقت کا مرکز پہلی بار ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا۔ تو یہاں آ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ معاشی اصول جو 500 سال پہلے بنے تھے آج بھی ہماری دنیا کو چلا رہے ہیں؟ عالمی تجارت کے راستوں سے لے کر امیر اور غریب ممالک کے درمیان فرق تک، کیا ان سب کی جڑیں اسی دور میں نہیں ہیں؟ ہم آج جس عالمی معیشت کا حصہ ہیں وہ اچانک نہیں بنی، اسے تاریخ کے اس خاص موڑ پر بنایا گیا تھا اور اس کے اثرات آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔